चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, तो आज हम बायोलॉजी का फर्स्ट लेसन का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हुए हैं, ठीक है ना। इस चैनल के माध्यम से आपको एक 12th क्लास का कंप्लीट तैयारी टीम वर्क के साथ लाया गया है। तो आप सभी को कहीं नहीं जाने का ज़रूरत है, बस घर में आराम से बैठना है और जो 15 दिन बचे हुए हैं उसे अच्छे तरीके से पढ़ाई पर ध्यान लगाना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। फर्स्ट लेसन है, लेसन का नाम क्या होगा तो जीवधारियों में जनन, ठीक है ना। जीवधारियों में जनन। एक बार अपने फ्रेंड को भी बता देना कि इस चैनल के माध्यम से कंप्लीट तैयारी करवाई जा रही है, जो आपके मैथ हो गए, केमिस्ट्री हो गए, फिजिक्स हो गया और हिंदी इंग्लिश, इन सभी की तैयारी, ठीक है ना। और हम लोग का टारगेट क्या है तो 80% प्लस। तो आप निश्चय ही होके आराम से टेंशन फ्री होके कंप्लीट वीडियो को देखो। चलिए क्लास को शुरू करते हैं हम लोग, समय नहीं बर्बाद करते हैं। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का होगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधों में कायिक प्रसार के लिए उत्तरदायी नहीं है। कायिक किसके लिए तो कायिक प्रसार के लिए। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कायिक है क्या। तो कायिक प्रवर्धन जो होता है एक जनन का प्रकार है। किसका प्रकार है तो जनन का प्रकार है, ठीक है। वो भी कैसा तो अलैंगिक जनन का। किसका प्रकार है तो अलैंगिक जनन का। अलैंगिक जनन का एक प्रकार है। इसमें होता क्या है ना कि कोई भी पेड़ पौधे या जीव अपने ही शरीर से किसी अन्य जीव को जन्म देते हैं, ठीक है। अपने शरीर का कोई भी भाग, जैसे तना हो गया, शाखा हो गया, ठीक है ना, या पतिया हो गया, इन्हीं से ना एक नए जीव को जन्म दे देते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि कायिक प्रवर्धन के लिए उत्तरदायी नहीं है। इनमें से अगर कोई भी आता है वो तो उत्तरदायी होगा, लेकिन इसके अलावे अगर कोई आता है तो उत्तरदायी नहीं होंगे। तो ऑप्शन को देखते हैं, भूस्थानिक, सलकंद, प्रकंद या मुकुलन। तो देखिए भूस्थानिक, सलकंद और प्रकंद कहीं ना कहीं पेड़ पौधे का हिस्सा ही है। भूस्थानिक यानी एक तने का रूप होता है और इन तने के द्वारा कौन सा प्रवर्धन होता है तो आलू और कंद में, ठीक है। इसे भी हम याद रखेंगे कि आलू और कंद में किसके द्वारा जो जनन होता है तो तने और तने का भाग है। आलू और कंद किसका भाग है तो तना का भाग है। प्याज किसका भाग होगा तो सलकंद का भाग होगा। अदरक, केला और हल्दी किसका भाग होगा तो प्रकंद का भाग होगा। और याद रखिएगा सलकंद का एक दूसरा और भी नाम है बल्ब। क्या नाम है तो बल्ब है, ठीक है। तो ये तीनों का तीनों कहीं ना कहीं हमारा पेड़ पौधे का हिस्सा यानी कायिक प्रवर्धन में भाग लेने वाले हैं। तो मुकुलन आपका भाग नहीं लेने वाला है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा मुकुलन। और मुकुलन भी एक अलैंगिक जनन का प्रकार है। ये भी एक अलैंगिक जनन का प्रकार है और इसके द्वारा जो जनन जीव लेते हैं ईस्ट हो गए। कौन हो गए तो ईस्ट। फिर हाइड्रा। हाइड्रा आपसे पूछा जाए कि ईस्ट और हाइड्रा में कौन से जनन द्वारा कोई जीव उत्पन्न होता है तो मुकुलन। मुकुलन विधि से ईस्ट और हाइड्रा में जनन की क्रिया होती है, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा तो मुकुलन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन जीवन काल में एक बार प्रजनन करते हैं। प्रजनन या तो बोला जाए पुष्प लगते हैं। क्या लगते हैं तो पुष्प लगते हैं, ठीक है ना। देखिए प्रशांत महासागरीय, सामान्य मछली एवं बांस, स्तनपायी, पक्षी एवं स्तनपायी, लीची एवं आम। तो हम आपको बता दें ये जो मछली है ना, महासागरीय मछली और बांस, पूरे अपने जीवन काल में मात्र एक बार पुष्पित होते हैं। कितने बार पुष्पित होते हैं तो एक ही बार पुष्पित होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रशांत महासागरीय, सामान्य मछली एवं बांस। चलिए तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्न में से कौन सी अगुणित संरचना है। तो पहले तो हम अगुणित समझेंगे कि अगुणित होता क्या है। तो देखिए अगुणित होता है जब जीवों के कोशिका में एक सेट गुणसूत्र पाया जाए। कितना सेट पाया जाए तो एक सेट पाया जाए, सॉरी गुणसूत्र पाया जाए, एक सेट गुणसूत्र पाया जाए, ठीक है ना। तो उसे अगुणित कहते हैं। अगुणित यानी एन के रूप में। किसके रूप में छोटू तो एन के रूप में पाया जाए। और जब दो सेट के रूप में पाया जाए तो उसे हम द्विगुणित बोलते हैं। क्या बोलते हैं तो द्विगुणित बोलते हैं। तो इनमें से देखेंगे किनमें पाया जाता है अगुणित और किसमें पाया जाता है द्विगुणित। तो अंडाशय में, युग्मनज में और पराग कोश में। हमारा
द्विगुणित पाए जाते हैं, यानी 2n के रूप में होता है। एक बार मेरे साथ देखना, अंडाशय हो गए, युग्मनज हो गए, परागकोश हो गए, ठीक है ना। युग्मनज यानी कि जाइगोट, जाइगोट, ठीक है ना। अंडाशय, युग्मनज, परागकोश में किस रूप में पाए जाते हैं, तो द्विगुणित के रूप में पाए जाते हैं। आपका अंड हो गया, पराग हो गया या नर युग्म हो गया। नर युग्म का मतलब स्पर्म होता है, ठीक है ना, नर युग्म। तो अंड हो गया या अंडाणु भी से बोल सकते हो, ठीक है ना। अंडाणु हो गया, पराग कण हो गया या नर युग्म हो गया, इसमें अगुणित के रूप में होता है, यानी कि n के रूप में होता है। कैसे होता है, तो n के रूप में होता है। और एक हमारा है भ्रूणपोष। भ्रूणपोष में कैसे होते हैं गुणसूत्र, तो 3n के रूप में होते हैं। इसे भी याद रखना है, आगे आने वाले क्वेश्चन में कहीं ना कहीं पूछा जाएगा कि भ्रूणपोष में किस रूप में गुणसूत्र होते हैं, तो 3n के रूप में होते हैं। तो एक बार आप देख रखे होंगे, देखिएगा मेरे साथ कि किसमें द्विगुणित होते हैं। तो एक बार याद कर लीजिए आप कि किन में द्विगुणित होते हैं। अंडाशय में होते हैं, युग्मनज में होते हैं, परागकोश में होते हैं, ठीक है ना। युग्मनज को हम जाइगोट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो जाइगोट भी बोलते हैं, याद रखिएगा। परागकोश, युग्मनज अंडाशय में किस रूप में होता है, द्विगुणित होता है, यानी 2n के रूप में होता है। अंड हो गया, आपका अंडाणु भी बोल सकते हो, परागकण हो गए, नर युग्म हो गए, इनमें हमें अगुणित के रूप में यानी n के रूप में होते हैं। किसके रूप में होते हैं, तो n के रूप में होते हैं। और भ्रूण कोश में किस रूप में होते हैं, तो 3n के रूप में होते हैं, ठीक है ना। तो चलिए ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं कौन सा सही होगा। देख लो आप एक बार और देख के बताओ सही आंसर क्या होगा। कि निम्न में से अगुणित कौन संरचना है, युग्मनज है, तो युग्मनज में तो आप जानते हैं ना द्विगुणित है। अंडाणु, तो अंडाणु में देख लो, अंडाणु ही है आपका अगुणित, ठीक है ना। यहाँ राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, अंडाणु हो जाएगा। फिर देखो युग्मक, युग्मक भी है, ये भी सही है राइट आंसर। यानी कि हम कौन से ऑप्शन को चूज करेंगे, तो ऑप्शन हमारा डी राइट आंसर होगा, ठीक है। क्योंकि ऑप्शन डी में क्या लिखा हुआ है, तो बी और सी दोनों, जो कि हमारा दोनों आंसर था, बी और सी दोनों आंसर था, इसलिए हम कौन सा ऑप्शन को चूज कर लेंगे, तो ऑप्शन डी को हम राइट चूज कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि प्याज में प्रवर्धन होता है, यानी जो प्याज में जो प्रवर्धन है, यानी प्याज किसका भाग है, आप बता सकते हो, पत्तियों का भाग है, प्रकंद का भाग है, बीज का भाग है या बल्ब का भाग है। तो अभी हम ऊपर में फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन में बताए हुए थे कि पत्तियां ना सलकंद का भाग है और सलकंद यानी बल्ब का भाग है। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। इनमें किनमें जल माध्यम से निषेचन होता है, जल के माध्यम से निषेचन होता है। शैवाल में, शैवाल में, बायोफाइट्स में, टेरिडोफाइट्स में या इन सभी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये तीनों के तीनों ऑप्शन, यानी कि शैवाल में, बायोफाइट्स में या टेरिडोफाइट्स में, इन सभी में निषेचन का कैसा माध्यम होता है, तो जल माध्यम से होता है। कैसा होता है, तो जल माध्यम से। यानी निषेचन की क्रिया जो जल में करते हैं ना, या जल के द्वारा होता है, उन्हीं को कहते हैं। और यानी उन्हीं जीवों को हम लोग को चूज करना है कि इनमें से कौन सा जीव है जो निषेचन जल माध्यम से करते हैं। तो शैवाल है, बायोफाइटा है, टेरिडोफाइटा है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन डी आप चूज करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पैरामीशियन में किस प्रकार का द्विविखंडन होता है, जो पैरामीशियन है ना उसमें द्विविखंडन किस प्रकार से होता है। तो देखिए विखंडन के कई प्रकार होते हैं। एक सरल विखंडन होता है, जो सरल विखंडन अमीबा में होता है, ठीक है ना, जो ऊपर वाला ऑप्शन दिया हुआ है। तो आपका द्विविखंडन, सॉरी पैरामीशियन में कौन सा विखंडन होता है, द्विविखंडन का कौन सा प्रकार होता है, तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ किसे कहते हैं, तो जो लंबवत, जैसे मान लीजिए पैरामीशियन होता है ना जो पूरा लंबवत कटने के बाद दो हिस्सों में बढ़ जाए ना, उसी को हम लोग बोलते हैं अनुप्रस्थ द्विविखंडन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। चलिए निम्नलिखित में से किसमें रंध्र तथा जड़ों का अभाव होता है, यानी चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा ऐसा पेड़ पौधा या तो जीव है कि जिसमें जड़ का अभाव होता है और रंध्रों का। तो डेस्रीन, मछलिया या हाइड्रीला या जलकुम्मी। तो जलकुम्मी में ना रंध्र और जड़ का अभाव होता है, सॉरी जलकुम्मी नहीं, हाइड्रीला में। किसमें, तो हाइड्रीला में। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन देखिए, पाइथेनोजेनेसिस किनके द्वारा निर्माण किया गया है। पैथोजेनेसिस किसे कहते हैं, तो देखिए वैसे जीव जो बिना निषेचन क्रिया किए, ठीक है ना,
जनन की क्रिया को पूरा कर दे, उसे पाइथोजेनेसिस यानी अनिषेक जनन भी कहते हैं। तो इसका खोज किसने किया था? तो ओवरी ने किया हुआ था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पाइथोजेनेसिस का जो निर्माण किया था किसने किया था? तो ओवेन ने। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। चलिए, सन युग्मक पाए जाते हैं, जो सन युग्मक है किन में पाए जाते हैं, क्या बता सकते हो? सन युग्मक मेढक में, फ्यूकस में, पक्षी में या कलेडोफोरा में। तो इसका राइट आंसर आपका होगा कलेडोफोरा में। ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है 10 नंबर क्वेश्चन आपका कि आवृत बीजी पौधों के भ्रूण कोश में गुण सूत्रों की सूत्र गुणता क्या है? N, 2N, 3N, ए और बी दोनों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, भ्रूण कोश में अभी हम बताए हुए थे ना कुछ देर पहले कि भ्रूण कोश में किस रूप में पाया जाता है गुणसूत्र? तो 3N के रूप में पाया जाता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव है? जो सूक्ष्म प्रजनन है, ठीक है ना, सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव है? यानी सूक्ष्म प्रजनन जो होते हैं किस विधि से होते हैं? अलैंगिक जनन से कि लैंगिक जनन से, या ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो इन चारों ऑप्शनों में से क्या होगा? तो चारों ऑप्शनों में से राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन ए, अलैंगिक जनन, अलैंगिक प्रजनन विधि से सूक्ष्म जीवों में जनन की क्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन उभयलिंगी प्राणी है? उभयलिंगी प्राणी है यानी उभयलिंगी का मतलब होता है जो नर और मादा दोनों अपने ही शरीर में इन्वॉल्व हो। ठीक है ना, तो यहाँ देखिए, ऑप्शन ए है मुर्गी, ऑप्शन 2 है सांप, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी है केंचुआ। तो इसका राइट आंसर आप कौन सा चूज करोगे? तो केंचुआ। ठीक है ना, केंचुआ अपने आप में दोनों है, मेल भी है और फीमेल भी है, तो इसलिए सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है हम लोगों का कि ईस्ट में प्रजनन मुख्यतः किसके माध्यम से होता है? ईस्ट, तो ईस्ट में ना जो प्रजनन होता है मुकुलन विधि से होता है। किस विधि से होता है? ईस्ट और हाइड्रा में। ईस्ट और हाइड्रा में किस विधि से होता है? तो मुकुलन विधि से होता है। ये याद रखिएगा, ईस्ट भी है और हाइड्रा भी है। ईस्ट और हाइड्रा में जो जनन का विधि है कौन सा होगा? तो मुकुलन। नेक्स्ट चलते हैं, हमारा 14 नंबर क्वेश्चन आ गया। 14 नंबर क्वेश्चन है, युग्मक सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं? युग्मक, तो युग्मक हम बताए थे आपको कि अगुणित होते हैं, यानी कि हैप्लाइड होते हैं, एक गुणक होते हैं। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक गुणक होते हैं, एक जोड़े में पाए जाते हैं। चलिए, युग्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित किनमें पादप कायिक, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ा सा, कायिक हो जाएगा, कायिक अगुणित होते हैं। यानी आपको बताना है इसमें से कौन सा अगुणित है। शैवाल है, कवक है, बायोफाइट्स है, या इनमें सभी है। तो बायोफाइट्स आपके अगुणित होते हैं। बायोफाइट्स क्या होते हैं? तो अगुणित होते हैं। ऑप्शन सी आप राइट आंसर चूज करोगे। नेक्स्ट चलते हैं, अदरक में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? अदरक में, तो देखो अदरक में हमारा कौन सा होगा? राइजोम होगा कि जड़ होगा कि ट्यूबर होगा कि बल्ब होगा? तो अदरक में हमारा राइजोम होगा, और राइजोम का दूसरा नाम होता है प्रकंद। क्या होता है? तो प्रकंद होता है। ठीक है, राइजोम का दूसरा नाम क्या होता है? तो प्रकंद। जो हम फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन में हम आपको बताए हुए थे कि प्रकंद विधि से अदरक में कायिक प्रवर्धन होता है। तो प्रकंद का बोलो आप दूसरा नाम राइजोम हो जाएगा, या राइजोम का बोलो प्रकंद दूसरा नाम हो जाएगा। तो सही आंसर आपका क्या होगा? तो ऑप्शन ए चूज करोगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कंद किसका रूपांतरण है? जो कंद है, ठीक है ना, कंद भी एक है, सलकंद, प्रकंद। तो कंद किसका रूप है? कली का बढ़ा हुआ रूप है कि तना का कि जड़ का कि संचित जड़ का? तो जड़ का बढ़ा हुआ रूप होता है कंद। ठीक है ना, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 18 नंबर है, काजू निम्नांकित में से कैसा फल कहलाता है? जो काजू है ना, निम्नांकित में कैसा फल कहलाता है? यथार्थ फल, बैरी फल, नट फल, या सभी? तो देखो, यथार्थ फल उसे कहते हैं, यथार्थ या सत्य फल। ठीक है ना, यथार्थ या सत्य फल उसे कहते हैं जिसका निर्माण ना अंडाशय से हुआ रहता है। किससे हुआ रहता है? तो अंडाशय से। जैसे देखो, अंगूर हो जाएगा, अंगूर हो जाएगा, फिर उसका केला हो जाएगा, ये आपका कैसा फल होगा? तो सत्य फल कहलाता है। ये सभी कौन से फल कहलाते हैं?
सत्य फल एक बेरी फल है, जो बेर वगैरह आप जानते हैं। नट, नट वैसे फल होते हैं जिनका ऊपरी आवरण ना कठोर होता है और उनके अंदर में खाने योग्य भाग होता है जो मुलायम होता है। तो काजू भी उन्हीं तरीके का होता है, इसका ऊपरी भाग कठोर होता है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन डी तो कुछ है ही नहीं है। तो एक आता है सत्य फल और एक असत्य फल। सत्य फल को हम क्या बोलते हैं, यथार्थ भी बोलते हैं। याद रखना है आपको, कहीं ना कहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि इनमें से कौन सा सत्य फल है। तो अंगूर और केला, जिसका निर्माण ना अंडाशय से हुआ रहता है। किससे हुआ रहता है, तो अंडाशय से। और अंडाशय को छोड़ के अगर पौधे, पेड़ पौधे किसी अन्य भाग से हुए हैं तो उसे असत्य फल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, तो असत्य फल। जैसे देख लो आप सेब, फिर स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी, ठीक है। ये एग्जाम्पल जो है आपका असत्य फल का है। सेब हो गए, स्ट्रॉबेरी हो गए, कौन से फल के हैं, असत्य फल के। सत्य फल के कौन हो जाएंगे, तो अंगूर और केला, जिनका निर्माण अंडाशय से हुआ रहता है, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, यानी 19 नंबर पे। जेम्यूल्स निर्माण किनमें होता है, जेम्यूल्स, जो जेम्यूल्स है किनमें निर्माण होता है, ईस्ट में, हाइड्रा में, अमीबा में या स्पंज में। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा, स्पंज में जेम्यूल्स बनते हैं, ठीक है। चलिए अगला बताइए, 20 नंबर क्वेश्चन है आपका कि 124 शुक्राणुओं के निर्माण में कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 31, ठीक है ना। चलिए बताइए, केंचुआ प्राणी है, केंचुआ कैसा प्राणी है, एक लिंगी है, द्विलिंगी है, अलिंगी है या नपुंसक है। तो केंचुआ आपका द्विलिंगी है। ये अपने आप में मेल और फीमेल दोनों होता है, ठीक है। मेल भी होता है और फीमेल भी होता है एक ही शरीर में। तो ऐसे जीवों को हम लोग क्या बोलेंगे, द्विलिंगी या तो उभयलिंगी बोलते हैं। इनमें कौन सा भाग अगुणित है, अगुणित है, देख के जल्दी से बता दो कौन सा भाग अगुणित है। अंडाशय है, पराग कोश है, या पराग है, या युग्मनज है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, पराग, ठीक है ना। पराग कोश, पराग कण हो जाएगा, जो कि पराग दिया हुआ है, सही है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। इनमें किसे बंगाल का आतंक कहा जाता है, बायोफिल्म को, जलकुम्मी को, अगेव को, केला को। तो बंगाल का आतंक हम जलकुम्मी को कहते हैं। किसे कहते हैं, तो जलकुम्मी को कहते हैं। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग कि इनमें कौन ठहरे हुए पानी में उगकर ऑक्सीजन खींच लेता है, ठीक है। ठहरे हुए पानी में उगकर ऑक्सीजन खींच लेता है, जलकुम्मी, हाइड्रीला, कमल या धान। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा हाइड्रीला। कौन होता है, तो हाइड्रीला आपका हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। हाइड्रीला ना ठहरे हुए पानी में ऑक्सीजन को खींच लेता है। नेक्स्ट चलते हैं, जब नर और मादा गैमीट में युग्म होता है तब यह क्या कहलाता है, ठीक है ना। नर और मादा गैमीट बनते हैं यानी जाइगोट बनते हैं, तो उसे आप क्या बोलोगे, कौन से जनन में होता है, अलैंगिक जनन में, लैंगिक जनन में, वर्धी कायिक में या मुकुलन में। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, लैंगिक जनन में होते हैं। नर और मादा गैमीट कहाँ बनते हैं, तो अलैंगिक जनन में। ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। मंद चक्र पाई जाती है, तो ये मंद चक्र क्या है, सबसे पहले ये जानना है हमें। मंद चक्र क्या है, तो देखो एक मंद चक्र होगा, एक ऋतुस्राव होगा, ऋतुस्राव, एक मंद चक्र होगा, दूसरा ऋतुस्राव होगा। ये दोनों मिलता जुलता ही है, लेकिन बस हमें ना जानवरों में समझना है किसमें मंद चक्र कहलाता है और किसमें ऋतुस्राव कहलाता है। तो समझिएगा, मंद चक्र हम उनमें कहेंगे जो जीव अपने बच्चे को ना खुद से दूध नहीं पिलाते हैं, खुद से अपने हाथ से उठा के दूध नहीं पिलाते हैं। अगर उनमें मानसिक चक्र की घटना हो, कैसी चक्र की, तो मासिक चक्र की घटना हो, तो उनको हम लोग मंद चक्र बोलेंगे। और जो अपने बच्चे को खुद से दूध पिलाए, ठीक है ना, अगर उनमें मासिक चक्र की घटना हो रही है तो उनको हम ऋतुस्राव बोलेंगे। क्या बोलेंगे, तो ऋतुस्राव। तो अपने बच्चे को खुद से दूध उठाए कौन पिलाते हैं, तो जैसे मानव, बंदर, चिंपांजी, ठीक है, ये सभी के सभी ना अपने बच्चे को खुद से उठाकर दूध पिलाते हैं। तो इनमें कौन सी घटना घटेगी, तो ऋतुस्राव की घटना घटेगी। जो बच्चे को अपने खुद से दूध नहीं पिलाते हैं, जैसे कि देखो गाय, भैंस, ठीक है ना, बकरी वगैरह, उनमें मंद चक्र की घटना घटती है। तो देख लो एक बार, ऑप्शन के हिसाब से बताओ कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा
गाय, भेड़, कुत्ता, इनमें सभी। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा इनमें सभी। ये सभी के सभी अपने बच्चे को खुद से दूध उठा के नहीं पिलाते हैं, और इन्हीं जीवों को हम नॉन प्राइमेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉन प्राइमेट, नॉन प्राइमेट जंतु। ठीक है, क्या बोलते हैं? तो नॉन प्राइमेट जंतु। जो अपने बच्चे को खुद से दूध उठा के ना पिलाए उन्हें कैसी जंतु बोलते हैं? तो नॉन प्राइमेट। और जो अपने बच्चे को खुद से उठाकर दूध पिलाए उन्हें प्राइमेट जंतु बोलते हैं, प्राइमेट जंतु बोलते हैं। ठीक है ना, इस चीज को भी हमें याद रखना है। जैसे मनुष्य एक प्राइमेट जंतु है, वो अपने बच्चे को खुद से उठा के दूध पिलाते हैं। उच्च श्रेणी के पौधों में निषेचन होता है। जो उच्च श्रेणी के पौधे हैं उनमें निषेचन कैसा होता है? बाह्य होता है, आंतरिक होता है, जल में होता है या हवा में होता है? तो आंतरिक होता है। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है ना, आंतरिक निषेचन यानी जो शरीर के अंदर हो। जब शरीर के बाहर निषेचन की क्रिया हो तो उसे बाह्य निषेचन कहेंगे, और शरीर के अंदर हो तो आंतरिक निषेचन बोलेंगे। अगर निषेचन की क्रिया जल में हो रही है तो उसे जल के माध्यम से हो रही है, सॉरी। चलिए अगला देखिएगा 28 नंबर क्वेश्चन, कि सलकंद यानी बल्ब का उदाहरण है अदरक, दूब घास, प्याज या आलू। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो प्याज हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। स्तनधारियों में निषेचन कहाँ होता है? स्तनधारियों में निषेचन कहाँ होता है? अंडाशय में, वसीय भाग में, गर्भाशय में या फैलोपियन नालिका में? तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, फैलोपियन नालिका में। कहाँ पे होता है? तो फैलोपियन नालिका में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्राकृतिक अनिषेक जनन पाया जाता है। जो प्राकृतिक रूप से अनिषेक जनन होता है, अनिषेक जनन किसे कहते हैं? तो जो बिना निषेचन क्रिया किए जनन की क्रिया को पूरा कर दे। ठीक है ना, वैसे जीव जिनमें निषेचन की क्रिया नहीं हो। किसकी क्रिया नहीं हो? निषेचन की क्रिया नहीं हो, निषेचन की क्रिया नहीं हो। ठीक है ना, वैसे जीवों को हम क्या बोलते हैं? तो उनमें जो जनन की क्रिया होती है अनिषेक जनन। ठीक है ना, यहां देख लोगे तो ऑप्शन के हिसाब से कौन सा ऐसा जीव होगा जो प्राकृतिक अनिषेक जनन होगा? मक्खी में, मधुमक्खी में, मच्छर में, इनमें से सभी। तो आपका हो जाएगा मधुमक्खी में। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, द्विनिषेचन का परिणाम होता है। द्विनिषेचन का परिणाम इनमें से कौन सा होता है? क्या बता सकते हो? बीज पत्र, बीजांडकाय या भ्रूणपोष या भ्रूण। तो यहाँ पे भ्रूण कोष का निर्माण हो जाता है। ठीक है ना, और भ्रूण कोष धीरे धीरे आगे बढ़कर वो त्रिगुणित हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं? त्रिगुणित हो जाते हैं, यानी 3n के रूप में हो जाते हैं। बिना निषेचन के पौधे का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है? देखिए, बिना निषेचन के पौधे का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है? ग्राफ्टिंग, प्रत्यारोपण, कायिक प्रवर्धन, ए और बी दोनों। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है ना, ऑप्शन सी कायिक प्रवर्धन, क्योंकि ग्राफ्टिंग और प्रत्यारोपण इसी का प्रकार है, कायिक प्रवर्धन का ही प्रकार है। तो सही आंसर आपका कौन सा होगा? तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। इसमें निषेचन नहीं, बल्कि ये अपने शरीर के किसी भी भाग से, जैसे शाखा हो गया, तना हो गया, जड़ हो गया, इसी से एक अन्य जीव को जन्म दे देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे गुलाब का पौधा हो गया। ठीक है ना, गुलाब का पौधे के लिए हमें बीज का जरूरत नहीं होता है, बल्कि एक गुलाब के पौधे को काट के लगा देना होता है। ठीक है ना, बायोफिल्म का भी होता है, जो बायोफिल्म के पौधे को हम लोग ना पत्तों वगैरह से एक नए जीव को जन्म दे देते हैं। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन देखिए और बताइए। ए परिवर्तन जो लावा को वयस्क में परिवर्तित कर देता है क्या कहलाता है? मेटाजेनेसिस, एकांतर, कायांतर या मेटास्टेसिस। तो इसका राइट आंसर होगा कायांतर। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन देखिए। भ्रूणपोष में कितने क्रोमोजोम होते हैं? क्या बता सकते हैं भ्रूणपोष में कितने क्रोमोजोम होते हैं? N, 2n, 3n, ए और बी दोनों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3n। हम ऊपर में भी बताए हुए थे क्वेश्चन में कि भ्रूणपोष जो है ना, इनमें कितने क्रोमोजोम होते हैं? तो 3n के रूप में होते हैं। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन देखिए और बताइए। 35 नंबर क्वेश्चन है, जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है तब यह क्या कहलाता है? लैकिक जनन, अलैकिक जनन, ए और बी दोनों, या आंतरिक निषेचन। तो जब जनन की क्रिया किसी एक जीव से हो, ठीक है ना, एक जीव से हो, कोई एक जीव भाग ले, ठीक है ना, एकल जनक भाग ले, यानी कि मेल भाग ले या तो फीमेल भाग ले,
तो वैसे जनन क्रिया को हम लोग अलैंगिक कहते हैं। और जब दोनों का दोनों भाग ले, मेल और फीमेल दोनों, जनन की क्रिया में फीमेल भी भाग ले और प्लस मेल भी भाग ले। कौन भाग ले? तो मेल भी भाग ले। तो ऐसे जनन क्रिया को हम लोग लैंगिक कहेंगे, और जिसमें कोई एक भाग ले उसे क्या कहेंगे? अलैंगिक कहेंगे। तो हमसे पूछा क्या गया था? तो पूछा गया था कि जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक किससे हो, कितने से हो? तो एकल जनक से हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अलैंगिक जनन। चलिए, इनमें से कौन नर युग्म से संयोजन कर भ्रूण पोष बनाता है? ठीक है, इनमें से कौन सा नर युग्म से संयोजन कर भ्रूण पोष बनाता है? अनिषेचित अंड, सहायक कोशिका, एंड्रोपोडल्स या द्वितीय केंद्रक? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका द्वितीय केंद्रक। द्वितीय केंद्रक संयोजन करके, ठीक है ना, भ्रूण पोष का निर्माण करता है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा 37 नंबर। 37 नंबर क्वेश्चन है, स्तनधारियों के शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है? तो स्तनधारियों के शुक्राणु के मध्य भाग में ना माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, और माइटोकॉन्ड्रिया को मानव शरीर का पावर हाउस भी कहते हैं, ठीक है ना, ऊर्जागृह भी कहते हैं। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं कि चमगादड़ द्वारा परागन क्या कहलाता है? चमगादड़ के द्वारा जिनमें परागन की घटना घटती है उसे क्या कहते हैं? अनोथोफिली, ठीक है, अनोथोफिली या एंटोमोफिली या क्रिप्टोफिली या हाइड्रोफिली? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा, क्रिप्टोफिली। क्वेश्चन नंबर 39 देखो, निम्न में से किसमें बाह्य निषेचन होता है? मेढक में, हिरण में, मनुष्य में, घोंघा में? तो बाह्य निषेचन आपका मेढक में हो जाएगा, ठीक है ना, हिरण में, मनुष्य में, घोंघा में, इन सभी में आंतरिक निषेचन होगा। कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। द्विखंडन किन में पाया जाता है? द्विखंडन अमीबा में, पैरामीशियन में, जलकुंभी में, अमीबा तथा पैरामीशियन दोनों में। तो अमीबा तथा पैरामीशियन में दोनों द्विविखंडन क्रिया से ही लेते हैं, ठीक है ना। अमीबा तथा पैरामीशियन में कौन सा विधि होता है जनन का? तो द्विविखंडन। ऑप्शन आपका डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, मुकुलन द्वारा जनन किन में होता है? ईस्ट में, म्यूकर में, पाइनस में या फन में? तो ईस्ट में होता है। किस में होता है? ईस्ट में। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, 42 नंबर क्वेश्चन है, जलकुंभी क्या है? तो जलकुंभी 65,000 से अधिक पौधे कितने माह में उत्पन्न कर सकता है? तो 8 माह में उत्पन्न कर सकता है। कितने माह में उत्पन्न कर सकता है? तो 8 माह में। बड़ा ही आसान है, एक बार याद कर लेना इसे। इनमें कौन केवल एक बार अपने जीवन काल में पुष्प पैदा करता है? ठीक है ना, मात्र एक बार अपने जीवन काल में। जो बांस है, ठीक है ना, एक नीला कुरेंजी है, नीला कुरेंजी, जो प्रत्येक 12 साल पे, कितने साल पे? तो 12 वर्ष में ना पुष्प उत्पन्न करता है। कितने साल में? तो 12 साल में। याद रखिएगा, आपसे पूछा जाए नीला कुरेंजी कितने सालों के बाद पुष्प उत्पन्न करता है? तो 12 साल में नीला कुरेंजी, इस चीज को याद रखना। और बांस अपने जीवन काल में, पूरे जीवन काल में मात्र एक ही बार उत्पन्न करता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए। ऋतुस्राव चक्र किन में होता है? ऋतुस्राव, तो बताओ ऋतुस्राव किन में होता है? जो अपने बच्चे को खुद से दूध पिलाए, ठीक है ना, उन्हें प्राइमेट जंतु भी कहते हैं। और उनमें कौन सा घटना घटती है? तो ऋतुस्राव की घटना घटती है। तो मनुष्य हो गए, बंदर हो गए, चिंपांजी हो गए, ये तीनों के तीनों ना अपने बच्चे को खुद से दूध पिलाते हैं। तो सही आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। 45 नंबर क्वेश्चन देखो और बताओ हमें कि मनुष्य के युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या होती है। संख्या में पूछा है, आपको संख्या में बताना है। अगर जोड़े में पूछता है तो आप जोड़े में बताते हैं। 21 होता है, 23 होता है, 44 होता है, 46 होता है। तो संख्या में 46 होता है। संख्या में पूछा था इसलिए हम संख्या में बताएंगे 46। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। चलो बताओ, इनमें कौन अंड प्रजनन प्राणी है? अंड प्रजनन यानी अंडे के द्वारा बच्चे को जन्म देते हैं। मुर्गी हो गया, सांप हो गया, मगरमच्छ हो गया, इनमें सभी। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, इनमें सभी। क्योंकि मुर्गी, सांप और मगरमच्छ ये सभी जो जनन की क्रिया करते हैं आपको अंड के द्वारा ही करते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन है, जब निषेचन जीव के शरीर के बाहर होता है तब उसे कहते हैं।
जब जीवों के शरीर के बाहर निषेचन हो तो वैसे निषेचन को हम क्या कहेंगे, तो बाह्य निषेचन कहेंगे। और जब निषेचन शरीर के अंदर हो उसे आंतरिक निषेचन कहते हैं। तो हम देख लेंगे बाह्य निषेचन, अनिषेक जनन, आंतरिक निषेचन, इनमें से कोई नहीं। तो जब निषेचन जीव के शरीर के बाहर हो तो क्या कहोगे उसे, बाह्य निषेचन। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। एक बार क्वेश्चन को ढंग से पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद तब जवाब देंगे, ठीक है ना। चलिए, युग्मक स्थानांतरण हो सकता है। जो युग्मक स्थानांतरण है, युग्मक किसके द्वारा हो सकता है, जल के द्वारा, वायु के द्वारा, हवा के द्वारा, या इन सभी में। तो इन सभी में, यानी ऑप्शन डी, इन सभी के द्वारा हम युग्मक स्थानांतरण कर सकते हैं। स्वपरागन और पर परागन की जो घटना होती है, उन घटनाओं में युग्मक स्थानांतरण किस विधि से हो सकता है, तो जल के द्वारा भी हो सकता है, वायु के द्वारा भी हो सकता है, हवा के भी द्वारा हो सकता है। यानी राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन डी चूज कर लेंगे। चलिए, इस तरीके से इस चैप्टर में हम लोग ना पूरे के पूरे 48 क्वेश्चन को किए हैं। उम्मीद है आप इन सभी क्वेश्चनों को एक बार अच्छे तरीके से करोगे, ठीक है ना। चलिए, तो फिर से हम मिलते हैं सेकेंड पार्ट में, आपको सेकेंड चैप्टर को लेके आएंगे हम।